नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसी टाइमलाइन के सफर पर चलने वाले हैं जो 20वीं सदी की सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक महात्मा गांधी के जीवन की नींव रखती है। आज हम उनके जन्म से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक के उस ऐतिहासिक सफर को बारीकी से समझेंगे और देखेंगे कि कैसे एक बेहद शांत स्वभाव का कानून का छात्र नागरिक अधिकारों का दुनिया का सबसे बड़ा प्रणेता बन गया। तो इस चर्चा की शुरुआत हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी बात से करते हैं। गांधी का जन्म भारत में हुआ था, लेकिन गांधी दक्षिण अफ्रीका में बने थे। सच कहूं तो ये एक लाइन उस पूरी परिवर्तनकारी यात्रा को बड़ी ही खूबसूरती से समेट लेती है जिसका हम आज विश्लेषण करने वाले हैं। एक आम इंसान से महात्मा बनने का वो असाधारण सफर। शुरुआती वर्ष, पोरबंदर में एक संपन्न शुरुआत। अक्सर जब हम महापुरुषों की कहानियां सुनते हैं तो दिमाग में गरीब और संघर्ष भरे बचपन की छवि बनती है ना? लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं था। हमारी ये टाइमलाइन शुरू होती है 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। उनका जन्म एक काफ़ी रईस परिवार में हुआ था, जहां उनके पिता दीवान के पद पर थे। फिर महज 13 साल की उम्र में कस्तूरबा जी के साथ उनका विवाह हुआ और उसके बाद 1889 में जब वो 19 साल के हुए तो वो उच्च शिक्षा के लिए लंदन निकल गए। उस जमाने में पढ़ाई के लिए समंदर पार जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। लंदन अध्याय, ब्रिटिश साम्राज्य में कानून की पढ़ाई। अब इन 2 सालों का जो अंतर है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ 1889 का वो समय जब वो ब्रिटिश साम्राज्य के एकदम केंद्र यानी लंदन में कानून की पढ़ाई कर रहे थे। एक ऐसा शानदार मौका जो सिर्फ उनके परिवार की संपन्नता की वजह से मुमकिन हो पाया था। सूट बूट और एकदम अलग लाइफस्टाइल। लेकिन 1891 में जब वो पढ़ाई पूरी करके एक बैरिस्टर के रूप में भारत वापस लौटे तो जो वास्तविकता उनके सामने थी वो इस विदेशी चमक दमक के बिल्कुल उलट थी। एक लड़खड़ाती शुरुआत, संघर्षरत युवा वकील। लंदन से बैरिस्टर बनकर लौटने पर कोई भी यही सोचेगा कि अब तो खूब नाम होगा, बड़े बड़े केस मिलेंगे। लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इतनी बेहतरीन विदेशी शिक्षा होने के बावजूद इस युवा वकील को अपना करियर जमाने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। भारत में उन्हें सिर्फ छोटे मोटे केस ही मिल पा रहे थे। पेशेवर तौर पर यह एक तरह के ठहराव का समय था, जहां लाख कोशिशों के बाद भी कोई बड़ी कानूनी सफलता हाथ नहीं लग रही थी। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि महज 24 साल की उम्र में, जी हाँ, सिर्फ 24 साल की उम्र में, जब भारत में वकालत का करियर कुछ खास उड़ान नहीं भर पा रहा था, तब अचानक एक ऐसा मौका सामने आया जिसने आगे चलकर इतिहास ही बदल दिया। दक्षिण अफ्रीका का उत्प्रेरक, 1893 की एक भाग्यशाली यात्रा। बात 1893 की है। सेठ अब्दुल्ला नाम के एक व्यापारी ने उन्हें एक कानूनी केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका बुलाया। वो गए तो सिर्फ एक केस लड़ने थे, लेकिन यह यात्रा उनके विचारों और भविष्य के आंदोलनों के लिए सबसे बड़ा उत्प्रेरक बन गई। वहां पहुंचने के कुछ ही समय बाद 7 जून 1893 को डरबन से प्रिटोरिया के बीच उनकी एक ट्रेन यात्रा हुई, और यह कोई आम सफर नहीं था। इसी सफर के दौरान नस्लवाद से उनका एक ऐसा कड़वा और सीधा आमना सामना हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब यहाँ एक बहुत ही लाजमी सवाल उठता है, फर्स्ट क्लास का टिकट काफी क्यों नहीं था? ये सवाल पीटरमैरिट्सबर्ग स्टेशन पर हुई उस कुख्यात घटना की जड़ तक ले जाता है। उस समय के दक्षिण अफ्रीका में आपका अमीर होना, अच्छे कपड़े पहनना या हाथ में फर्स्ट क्लास का एक महंगा और वैध टिकट होना, इनमें से कुछ भी आपको त्वचा के रंग और नस्लीय भेदभाव से नहीं बचा सकता था। सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी त्वचा का रंग गोरा नहीं था। उन्हें पीटरमैरिट्सबर्ग स्टेशन पर फर्स्ट क्लास के डिब्बे से धक्के मारकर ट्रेन से बाहर प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया गया। कड़ाके की ठंड और उस रात हुए इस गहरे अपमान ने उनके अंदर नस्लीय अन्याय के खिलाफ लड़ने की एक ऐसी आग जला दी जो फिर कभी नहीं बुझी। सही मायनों में एक विद्रोही का जन्म वहीं हुआ था। सत्याग्रह का जन्म, दक्षिण अफ्रीका में नागरिक अधिकारों का संगठन। उस एक अकेली ट्रेन यात्रा के बाद जो बदलाव आया वो सचमुच असाधारण था। जो वकील कल तक अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहा था, वो अब इन अन्यायों के खिलाफ चुप बैठने वाला नहीं था। और ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि अहिंसक प्रतिरोध का ये जो सबसे ताकतवर तरीका है, जिसे हम सत्याग्रह कहते हैं, वो पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका की जमीन पर ही गढ़ा और विकसित किया गया था। भारत में इसका इस्तेमाल होने से सालों पहले इसके उसूल वहीं तय हो चुके थे। भेदभाव से व्यवस्थित तरीके से लड़ने के लिए उन्होंने वहां एक पूरा का पूरा ढांचा तैयार किया। 1904 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई।
इसके अलावा टॉल्स्टॉय फार्म और डरबन में फीनिक्स आश्रम बनाए गए, जहां सत्याग्रह की रणनीतियों की बहुत ही बारीकी से प्लानिंग होती थी। और हाँ, अपनी आवाज़ और अपने विचारों को दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने द इंडियन ओपिनियन नाम का अखबार भी शुरू किया। ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन चुका था। अब अगर हम इस पूरे सफर को एक साथ जोड़कर देखें तो ये बिफोर एंड आफ्टर की कहानी एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। 1889 में लंदन का वो रईस कानून का छात्र जो 1891 में भारत आकर एक संघर्षरत वकील बना, वही इंसान 1893 के बाद दक्षिण अफ्रीका में नागरिक अधिकारों का दुनिया का सबसे बड़ा प्रणेता बनकर उभरा। ये साफ तौर पर साबित करता है कि दक्षिण अफ्रीका में बिताए गए वो साल उनकी पहचान बनाने के लिए कितने अहम थे। अब जैसे जैसे हम इस स्पिनर के अंत तक पहुंच रहे हैं, एक बहुत ही गहरा विचार जहन में आता है। जरा सोचिए, अगर पीटरमैरिट्जबर्ग स्टेशन पर उस रात वो अन्याय ना हुआ होता, अगर उन्हें उस ट्रेन से बाहर ना फेंका गया होता, तो क्या वो बदलाव कभी आता? क्या दुनिया कभी किसी महात्मा से मिल पाती? इस बारे में जरूर सोचिएगा। कई बार इतिहास की सबसे बड़ी इमारतें अन्याय के एक छोटे से क्षण की नींव पर खड़ी होती हैं। इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।